हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आगे स्टार्ट करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं इसको। ये सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन की ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करता है। ये अर्थ से लगभग 35,890 किलोमीटर की हाइट पर रिवोल्यूशन करता है। अगर अर्थ की रेडियस को हम 6,000 किलोमीटर के इक्वल कंसीडर करें, तो उस कंडीशन में ये डिस्टेंस 6 आर के इक्वल होती है। और अर्थ के सेंटर से अगर इसकी हाइट या डिस्टेंस कंसीडर करें तो लगभग 7 आर के इक्वल होती है। ठीक है, जहां आर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है, जिसको हम 6,000, रेडियस ऑफ अर्थ को 6,000 किलोमीटर के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। और इसका जो यूज्ड करते हैं हम, वो टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रोग्राम होते हैं टीवी चैनल वाले, उनको ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस सैटेलाइट का यूज किया जाता है। इस सैटेलाइट की जो ऑर्बिट होती है उसको पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर होता है। ठीक है, याद रखना है। मतलब अर्थ का जितना टाइम पीरियड होता है एक रिवॉल्यूशन का 24 आवर, उतना ही इसका भी टाइम पीरियड होता है 24 आवर। तो फिर अर्थ से देखने पर ये जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी दिखाई देता है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ रोटेट करता है। नेक्स्ट सैटेलाइट है जिसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं। इसको सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। ये अर्थ के चारों तरफ नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से रिवॉल्यूशन करता है। इसकी हाइट 500 से 800 किलोमीटर के आसपास होती है। और ये नॉर्थ से साउथ मोशन करता है। इसका टाइम पीरियड नियर अबाउट 100 मिनट के इक्वल होता है। बहुत लेस टाइम पीरियड होता है, यानी 100 मिनट में अपना एक रिवॉल्यूशन ही कंप्लीट करता है। तो 24 घंटे में ये अर्थ के बहुत सारे चक्कर लगा लेता है। और इस सैटेलाइट के ऊपर एक कैमरा लगा होता है, जिसकी वजह से ये अर्थ को स्ट्रिप बाय स्ट्रिप उसको ऑब्जर्व करता है। और इसका जो यूज करते हैं वो रिमोट सेंसिंग के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको इन दोनों सैटेलाइट के लिए याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। किसी भी सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन कैसे प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर इसके अंदर अगर हम किसी बॉडी को कंसीडर करें, मान लीजिए मास की ये बॉडी है, तो उसका सेंटर की तरफ जो वेट लगेगा वो mg डैश के इक्वल होगा। और सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन n का ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अगर ये v की वेलोसिटी से ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनेगी mg डैश माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो देखिए, मान लेते हैं कि सेंटर से ये एच हाइट पर है, सपोज दैट सरफेस से एच हाइट पर है ये। तो इसकी इक्वेशन बनेगी जी डैश की, यहाँ पर जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 + h/r का स्क्वायर माइनस एन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू m/r। और v इसकी ऑर्बिटल स्पीड, जिसको हम लिख सकते हैं √gm/r का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, राइट हैंड साइड में बन गया m/r² GRE²। GME को लिख दिया हमने GRE² के इक्वल। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में ये पूरा रिलेशन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा mg_re² अपॉन re+h² माइनस n इक्वल टू mg_re² अपॉन r²। और इतने टर्म को re+h को हम r के इक्वल लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये भी बन जाएगा mg_re² अपॉन r² माइनस n इक्वल टू mg_re² अपॉन r²। तो यहाँ से देखो, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो आ जाती है। तो किसी भी सैटेलाइट के अंदर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बॉडी पर जीरो होती है, तो इस वजह से वो वेटलेसनेस की कंडीशन में होता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए ये m का मास है और इसकी चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इफेक्ट पड़ेगा r डिस्टेंस पर, वो कितना होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो उसको निकालने का तरीका ये है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। मतलब यहाँ पर हम एक टेस्ट मास रखेंगे, उस पर इस सोर्स मास की वजह से एक फोर्स लगेगा। इस F की वैल्यू Gm_m/r² के इक्वल होगी। ठीक है, तो यही फोर्स पर यूनिट मास जो है वो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहलाएगी। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर केजी। ठीक है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और अपॉन
kg। ठीक है। इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड निकाले फोर्स का तो यहीं से हम लिख सकते हैं F इक्वल टू एम आई। तो अगर किसी जगह पर हमें इंटेंसिटी की वैल्यू पता है और जो मास वहां पर रखा हुआ है वो मास हमें पता है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हम F इक्वल टू एम आई से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। एक पॉइंट मास कहीं रखा हुआ है, उसकी वजह से कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। तो देखिए एम का मास है, मान लीजिए आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स की वैल्यू हो गई जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन मास। तो मास से मास ही कैंसिल। तो देखिए इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई एम का मास कहीं रखा है तो उससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, जितना मैग्नीट्यूड आ रहा है और ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो माइनस आर कैप होगा। ठीक है, तो माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और आर कैप को फिर फाइनली हम लिख सकते हैं वेक्टर आर बाई आर। तो ये बन जाएगा माइनस जी एम वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है। इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा ग्राफ इसका आता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बल्कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये निगेटिव में होती है। तो इसलिए निगेटिव में इसका कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू शेल। शेल की वजह से हम निकालते हैं, मतलब मान लीजिए कि एम मास की एक शेल है आर रेडियस की, और इससे बाहर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालेंगे सरफेस पर और इनसाइड। तो आउटसाइड जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं कि ये पूरी जो रिंग है इसका मास हम सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट मास की तरह, और पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा देते हैं आउटसाइड के लिए, जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ से देखो आई की वैल्यू हो जाएगी आउटसाइड किसी पॉइंट पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। सरफेस पर निकालेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी, तो यही बन जाएगा आई सरफेस इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो होती है। ठीक है, शेल के इनसाइड हमेशा याद रखिएगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जीरो रहती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ये एक सॉलिड स्फीयर है, यानी कि इसमें पूरे पोर्शन में मास है। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस टाइप का सॉलिड स्फीयर है। तो इससे जब हम आउटसाइड किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो फिर से ये पूरा मास जो है वो सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे, तो पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा देंगे। तो आउटसाइड वाले किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी जीएम अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से सरफेस पर निकालेंगे तो भी वही फॉर्मूला ऊपर वाला ही आ जाएगा, जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इन साइड जब हम किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लेना है। जी वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, एम जो है वो मास है ये पूरे स्फीयर का। ठीक है, पूरे स्फीयर का जो टोटल मास होगा वो ये वैल्यू है। और एक्स जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है जहां पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकाल ले, और आर इसकी रेडियस। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आई इन साइड का फॉर्मूला रहेगा जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद इंटेंसिटी आई ड्यू टू रिंग। अगर कोई रिंग है एम मास की तो उसके सेंटर से उसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है आई एक्सिस इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक्सिस पर एक ऐसी डिस्टेंस भी होती है जहां पर यही वाली इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और वो डिस्टेंस होती है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू। ठीक है, आपको याद रखना है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यही जो एक्स वैल्यू आ रही है उसको आप यहाँ पर पुटअप कर दो फॉर्मूले में, तो फाइनली ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है आई एक्सिस मैक्सिमम इज इक्वल टू 2/3√3 और ब्रैकेट में जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैक्सिमम इंटेंसिटी का आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इसी तरीके से अगर रिंग में नियर पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाले, नियर नियर मतलब काफी पास वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे जिसमें एक्स जो है वो बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू रेडियस, तो क्या करेंगे उसको हम यहाँ पर निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक्स निग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये आई इज इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूले से सेंटर पर अगर हम इंटेंसिटी निकालें तो एक्स की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो सेंटर पर इंटेंसिटी जीरो आ जाएगी। इसी तरीके से फार पॉइंट पर यानी कि यहां से बहुत दूर वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने हैं, यानी एक्स की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन आर है, इस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन आर होगी, तो यहाँ पर हम आर को निग्लेक्ट कर देंगे। तो जब आर को निग्लेक्ट करेंगे तो आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, आपको याद होगा। उसमें क्या था कि एक सोर्स मास कहीं पर रखा होता था, तो इन्फिनिटी से एक टेस्ट मास को सोर्स मास के पास में ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है वही उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर्ड हो जाता था। तो यही वर्क डन पर यूनिट मास जो वैल्यू होती है उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कहलाती है। तो यही वर्क डन पर यूनिट मास वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब याद करो ये वर्क डन आता था माइनस जी एम एम अपॉन आर के इक्वल, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस जी एम बाई आर के इक्वल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निगेटिव होता है जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। एक पॉइंट मास यहाँ रखा हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो ये फॉर्मूला आ जाता है जैसा ऊपर हम लोगों ने देखा था, वीपी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। अगले पॉइंट पर आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ये शेल है, इससे आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर। तो देखो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, ये पूरा पूरा मास हम सेंटर पे अज्यूम कर लेंगे, तो पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लग जाएगा वी आउट इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। इसी तरीके से सरफेस पर निकालेंगे तो भी वही कंडीशन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। और इन साइड किसी भी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो आपको याद रखना है वी इन साइड की वैल्यू वी सरफेस के ही इक्वल होती है, माइनस जी एम बाई आर के इक्वल होगी और ये कांस्टेंट रहेगी हर जगह। ठीक है, तो शेल में याद रखिएगा उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम निकालेंगे वो वही वैल्यू होगी जो सरफेस पर मिलेगी और सब जगह कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब इसमें देखो पोटेंशियल का अगर हम ग्राफ बनाए डिस्टेंस के साथ, तो देखो सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट, वही जो सरफेस का है। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट बना हुआ है माइनस जी एम बाई आर। और जब बाहर हम निकलेंगे यहां पर तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो v प्रोपोर्शनल टू माइनस जी एम बाई आर, तो इस तरीके से ये हाइपरबोला बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अब जो स्फीयर है हमारे पास उसके पूरे वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे आउटसाइड पोटेंशियल जब निकालेंगे तो फिर से पूरा पूरा मास हम सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं, तो पॉइंट मास का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी माइनस जी एम बाई आर, और सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे तो वी एट सरफेस इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर के इक्वल आ जाएगा। और इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालते हैं तो वो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वी इनसाइड इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर ब्रैकेट 3/2 -1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए सेंटर पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इस स्फीयर के, तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को जीरो रख देंगे। ठीक है, ये एक्स सेंटर से डिस्टेंस है तो इसको जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो देखो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी एट सेंटर इक्वल टू -3/2 जी एम बाई आर। या फिर इसी को लिख सकते हैं 3/2 वी एट सरफेस, क्योंकि सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो माइनस जी एम बाई आर के इक्वल है, तो ये माइनस इंटू जी एम बाई आर को वी एट सरफेस के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस तरीके से वेरी करेगा, सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो ये होगा। ठीक है, -3/2 जी एम बाई आर। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे मतलब सरफेस की तरफ आएंगे, तो आर इक्वल टू आर रेडियस तक ये इस तरीके से पैराबोला की तरह डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग किस में, इसको निगेटिव में अगर हम कहें तो निगेटिव में ये मैग्नीट्यूड उसका कम होगा।
मतलब पॉजिटिव में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहा हो ना बात को? पॉजिटिव में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, पैराबोला रहेगा। और देखो r इक्वल टू आर पर ये माइनस जी एम बाई आर के इक्वल हो जाएगा, यानी सरफेस और पहुंच गए। अब सरफेस के बाहर जब हम जाएंगे तो ये रिलेशन वैलिड हो जाएगा, तो फिर हाइपरबोला की तरह डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले पैराबोला की तरह डिक्रीज होगा और फिर हाइपरबोला की तरह। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वोल्टेज ड्यू टू रिंग। ठीक है, यही रिंग है, तो रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? तो वी एट एक्सिस होता है माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एम यहाँ पर रिंग का मास है, आर रिंग की रेडियस और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पोटेंशियल का उसकी रिंग की एक्सिस पर। तो वी वी एक्सिस इक्वल टू माइनस जी एम बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है। सेंटर पर अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू को जीरो पुटअप कर देंगे, तो यही बन जाएगा वी एट सेंटर इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, तो रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, तो बेटा ये था हम लोगों का ग्रेविटेशन चैप्टर, कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब जम के पढ़ाई करिए और बस मेहनत करते रहिए बेटा, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है और वो आपको जरूर मिलेगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।